हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026-27 के लिए रुक्मिनी का एक अपडेटेड सेट आ चुका है, तो उसी को हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे। चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर जो भी अपडेटेड सेट होंगे यहाँ पर आप सभी को करवाया जाएगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ इन सेट का पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसमें टोटल 26 सेट देखने को मिलेंगे और आज इसका पहला सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है और टोटल कितना सही होता है तो लास्ट में आप सभी को कमेंट में ये भी बताना है। और ख़ास बात ये है कि इसमें आप सभी को हर सवाल के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए और भी क्वेश्चन बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1927 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। याद रखेंगे, इसमें किया गया है गणेश दत्त समिति का गठन। 1927 में किसका किया गया है तो गणेश दत्त समिति का गठन किया गया है। अब फ्रेंड्स इसका एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे 1927 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। पटना में बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अप्रैल 1927 को तत्कालीन बिहार उड़ीसा के गवर्नर हेनरी व्हीलर के द्वारा किया गया था। 7 अप्रैल 1927 से बिहार वेटनरी कॉलेज अस्तित्व में आया। इस पशु चिकित्सा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य आर.टी. डेविस थे। साथ ही साथ याद रखना है कि बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारत के 5वीं सबसे पुरानी पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर सवाल है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सा है। तो प्राचीनतम पर्वतीय रेंज माना जाता है अरावली को। ऑप्शन इसका डी आंसर करना राइट होगा। आइए इसके मुख्य पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है, भारत का प्राचीनतम पर्वतीय रेंज अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत में से एक है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो वर्तमान स्वरूप में अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत का विस्तार मुख्यतः राजस्थान में है, लेकिन गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक इस पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत का गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत को राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे, यह पर्वत थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सवाल है, लिखा है किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध इनमें से किससे नहीं था। 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स किसान नेता सहजानंद का संबंध बकासत आंदोलन से था, बिहार प्रांतीय सभा 1929 का था, हुंकार हिंदी साप्ताहिक का था, बट कृषक समाचार पत्र का इनका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। सूची 1 और सूची 2, काजीरंगा का संबंध होता है गोलघाट नवगांव से। कुद्रेमुख का संबंध जो है फ्रेंड्स वो है चिकमंगलुरु से। साइलेंट वैली का संबंध जो होता है ये पालघाट से होता है। और पंच घाटी जो दिया है पेंच घाटी, ये नागपुर से संबंध रखता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी करना राइट आंसर होगा। अब आइए कुछ मुख्य इसके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है मुख्य फैक्ट्स के रूप में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्वविख्यात है। इस नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। जबकि कुद्रेमुख जो प्रसिद्ध है वो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े का चेहरा, जो उस चोटी के विशिष्ट आकार के कारण नाम पड़ा है। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन कुंथी पूझा नदी पर पनबिजली बांध प्रोजेक्ट के कुप्रभाव से बचाने के लिए हुआ था। साथ ही साथ याद रखेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व को पेंच घाटी के नाम से जाना जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्न में से कौन सा शहर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित इसमें होता है कैमूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अगर मुख्य फैक्ट्स की बात करें तो ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। याद रखना है यहाँ पर आप सभी को, बिहार के पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य जुड़ा हुआ है। बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले स्थित है। बिहार के उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार के दक्षिणी भाग में गया जिला स्थित है और बिहार राज्य का दक्षिणी सीमा झारखंड से जुड़ा हुआ है। बिहार के पूर्वी भाग में किशनगंज जिला स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार राज्य का पूर्वी सीमा जुड़ा हुआ है। बिहार का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 345 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम विस्तार जो है 483 किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। पहला है चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग का संबंध मोहाली से होगा। कागज उद्योग दिया है फ्रेंड्स, तो चंद्र घाटी से होगा। सीमेंट उद्योग का संबंध सवाई माधोपुर से होगा और लौह और इस्पात का संबंध कहाँ से है, तो राउरकेला से है। तो इस सवाल का राइट आंसर अगर करना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है भारत के निम्नलिखित झीलों में कौन सा असम में स्थित है। तो आसाम में स्थित है चपनाला झील। कौन सा है, चपनाला झील, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल की बात किया जाए तो याद रखेंगे आर्टिकल 112 इनका संबंध होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कुछ मुख्य बिंदु याद रखना है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत में बजट अंतरिम बजट जो पेश किया गया। याद रखेंगे यहाँ पर कि बजट जो है, बजट में दो तरह के व्यय अलग अलग दिखाए जाते हैं। पहला है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा है भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। संचित निधि पर भारतीय व्ययों के संदर्भ में कोई मतदान नहीं कराया जाता है, जबकि संचित निधि से किए जाने वाले व्यय के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो USSR, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब इसका डिटेल हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप लोग ज़रूर इसे याद रखिए। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में समावेश किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए संविधान और उसके स्रोत दिए गए हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला याद रखेंगे कि जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना
में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। वहीं आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है और अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, लिखा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल हैं? तो 10 का राइट आंसर बी होगा, 7वीं अनुसूची में शामिल होता है। अब यहाँ पर याद रखना है आप सभी को, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची दी गई है। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्यसभा में मूलतः 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसके अलावा याद रखेंगे, शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वहीं 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, लिखा है जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार होता है? तो याद रखेंगे, ये मिश्र वाक्य का प्रकार है, जहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है आश्रित, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे ऑप्शन बी में लिखा है कि बच्चा जोर से रोता है, तो रोने का प्रभाव सीधे बच्चा के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स 13 नंबर है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है? तो इसमें देखिए, नदी जो होता है ये स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी अन्य सभी पुल्लिंग शब्द के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार के पदबंध हैं? तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। कौन सा है? सर्वनाम पदबंध होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग सॉर्ट आउट करके निकाल लेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27/1100 हल करेंगे तो ठीक है। तो फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन जो है वो एक वीडियो में हम सारे सेट का एक साथ कंपाइल करके आप सभी को एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न मैथ का सवाल है, तो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ट्रेन का सवाल दिया है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 होगा। लिखा है यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। अब यहाँ पर कथन और कारण का प्रश्न है, कौन सा सही होगा देखना होगा। सवाल है पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि कारण है कि पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों सही हैं। अभी कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है, इसलिए सवाल का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है। लिखा है सवाल में कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में कथन पर विचार करिए, कौन सा यहाँ पर सही होगा ये बताना है। पहला, इसका उपयोग दंत चिकित्सक के द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। पहला कथन बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा गया है। जबकि दूसरा है कि इसका उपयोग वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है, तो दूसरा गलत है, क्योंकि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो केवल इसका पहला कथन सही होगा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 19 है। लिखा निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि होता है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है
उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका बल सदिश राशि है, वेग वेलोसिटी सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 20 लिखा है, जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। याद रखेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, टेम्परेचर के समानुपाती होते हैं रेजिस्टेंस। इसलिए अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ए में दिया है हीरे का चमकना, बी में है मृग मरीचिका का बनना, सी में है ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली, जबकि डी में है तारों का टिमटिमाना। तो इसमें अगर देखा जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तो हीरे का चमकना होगा, मृग मरीचिका का बनना होगा और ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली, ये तीनों आएंगे। आंसर ए हो जाएगा। जबकि तारों का टिमटिमाना जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए 22 जहाँ पर कथन और कारण का सवाल पूछा गया है। लिखा है कथन में कि सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो कथन तो बिल्कुल सही लिखा है। कारण है कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। कारण भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 23 लिखा है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन मई 2026 में कहाँ किया गया। करंट अफेयर्स का सवाल है। याद रखेंगे इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर होगा एलिना स्वेतलिना, बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में लिखा है मई 2026 में हुए चुनाव के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ शपथ लिया है। तो 25 का राइट आंसर सी होगा, बीडी सतीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 लिखा है रेशमा प्रमुख रूप से लोक नृत्य है, रेगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है। याद रखेंगे राइट आंसर डी होगा, ये नागालैंड का क्या है, लोक नृत्य है। 27 में पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ स्थित है। 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर याद रखना वेनेजुएला में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखना है गिर वन जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। सवाल में है कि वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वांगला उत्सव जो है याद रखना मेघालय में मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना % रहा है। तो आंसर होगा 17.64% राइट आंसर। अब यहाँ पर याद रखना है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व का 17.5% है। नागालैंड राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6 रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर जो चिन्हित किया गया था 21.54%। क्वेश्चन 31 है, अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का कार्य क्या होता है। बजट अधिशेष का कार्य होता है कि जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक होता है तो उसे बजट अधिशेष कहा जाता है। 32 है, लिखा है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने में भूमिका का निर्वहन कौन करता है। तो 32 का करेक्ट आंसर सी होगा,
चुनाव आयोग इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। याद रखना मुख्य बिंदु इसका, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, मतदाता सूची को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, दलों को आरक्षित चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। इसके अलावा याद रखना है चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, इसलिए यह संसद तथा राज्य विधानमंडलों दोनों चुनावों के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक संस्था का उल्लेख किया गया है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। क्वेश्चन 33 है, लिखा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लिए लोकप्रिय है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है काला पैगोडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राइट आंसर इसका बी होगा। 34 है कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इनमें अवरोही क्रम को दर्शाता है ऑप्शन ए में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स विनिवेश का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी होगा। 37 नंबर सवाल है, लिखा है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, दोनों का मैच करना है। मुहावरे दिया गया है, आसमान सिर पर उठाना, ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत शोर करना। दूसरा है आँख का तारा होना, इसका मतलब है बहुत ही प्यारा होना। सी है 9 2 11 होना, मतलब होता भाग जाना। और आसमान से तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए 38 है, लिखा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। कवित्री लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो ऑप्शन ए में सही होगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति में समास बताइए। तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, जिसका प्रथम पद अवयव होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न मैथ का है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर 7/2 आएगा। और 41 नंबर सवाल का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी 32√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है समस्थानिक के बारे में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। पहला, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। कथन तो सही है पहला। दूसरा, एक ही तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा कथन भी सही है, तो बी ऑप्शन होगा। पहला तथा दूसरा दोनों सही हैं। 43, लिखा है निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार एटॉमिक साइज क्या होता है? तो आंसर बी करना होगा, घटता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, लिखा है अम्ल के संबंध में कथन पर विचार करिए। सही कथन कौन है ये बताइए। पहला है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि ये OH आयन देते हैं, तो गलत है क्योंकि OH आयन जो है वो क्षार देता है। जबकि डी है कि इनका pH मान 7 से कम होता है, तो डी भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर में कथन और कारण का प्रश्न दिया है। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कथन सही है। कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकीय श्वसन ATP के रूप में
ऊर्जा का निर्माण होता है, तो कारण भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। 47 नंबर लिखा, रक्त के बारे में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन बिल्कुल सही है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरा भी सही है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। आंसर सी होगा। चलिए अगला देखिए 48 में लिखा है, दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए यूएन के द्वारा हर साल शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 48 का ऑप्शन डी याद रखना होगा, 16 मई को। नेक्स्ट 49 है, 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो 49 का राइट आंसर डी होगा, कोलंबो बंदरगाह, श्रीलंका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल के 2 चरणों का पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो याद रखना है वो राज्य है त्रिपुरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है सवाल में कि भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 51 का ऑप्शन ए होगा, सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 दिया है, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य का सबसे प्रमुख था। तो आंसर याद रखेंगे, भक्ति कविता। नेक्स्ट है, भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों में से किस भाग में स्थित होता है। तो 53 का आंसर ए होगा, हिमालय के गिरिपाद के आसन। नेक्स्ट लिखा है 54, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्न में से किसके पास होता है। तो 54 का फ्रेंड्स राइट आंसर आप सभी का जो है ऑप्शन ए करना होगा, उच्च न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट 55 लिखा है, सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो 56 का करेक्ट आंसर ए होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 57, निम्न में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 सही है, खेड़ा आंदोलन 1918 भी सही है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन का यहाँ पर सुमेलन गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से, ठीक है, 1922। तो इसलिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 58 का राइट आंसर बी होगा, मेरठ से। नेक्स्ट है 59, लिखा है कि मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप में हुआ था। तो पहली बार किया गया था तांबा का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपयाह होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा, इंडोनेशिया का ये करेंसी है। 61 में फिलर्स है, लिखा है ही इज एडिक्टेड गैम्बलिंग। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, एडिक्टेड टू होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, लिखा है कि इन विच द फॉलोइंग डज द सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट। तो आंसर ए इसमें हो जाएगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में साइनोनिम पूछा है लूसिड का, साइनो क्या होगा। तो लूसिड का क्लियर होगा, यानी स्पष्ट होता है, साफ होता है। नेक्स्ट लिखा है कि यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, इसका हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी होगा कि तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
65 और 66 फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है। तो 65 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी यानी कि 2 उत्तर आएगा, और 66 का करेक्ट आंसर हल करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा 24/5। 67 लिखा मानव शरीर की यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण जो है ये यकृत में होता है प्रायः, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा। 68 का डी होगा एब्सिसिक अम्ल क्या करता है तो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। 69 लिखा निम्न में से रोग वायरस विषाणु द्वारा फैलते हैं। ए में तपेदिक दिया है, बी में डेंगू, सी में एड्स और डी में हैजा। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें बी तथा सी यानी कि डेंगू और एड्स ये दोनों वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कथन और कारण। कथन में है कि रैम अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, तो कथन इसका सही है। कारण है बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए करना होगा, ए तथा आर दोनों ही सही है। 71 लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी का पहला कथन क्या होगा, सही होगा, जबकि दूसरा कथन यहाँ पर इसका गलत है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप में संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग HTTPS का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट कलांग पहुंचने वाले भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है। तो आंसर बी होगा इसका, INS सागर ध्वनि। नेक्स्ट सवाल है 74 लिखा 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन। 75 लिखा है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आंसर सी होगा 1 लाख। नेक्स्ट है DNA का मतलब क्या है या DNA का फुल फॉर्म। तो इसका मतलब है सॉरी NDA है, सॉरी फ्रेंड्स NDA। तो NDA का होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। 77 में सूची 1 और सूची 2 दिया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका संबंध डी से होगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। दूसरा है परमादेश, तो इसका संबंध होगा कि वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या निर्देश। तीसरा है अधिकार परीक्षा, इसका संबंध ए से होगा, कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। और उत्प्रेषण का बी से होगा, आदेश को निरस्त करना। तो 77 का राइट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो 78 का ऑप्शन बी होगा, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है लिखा है रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था। तो पहली बार ये आया था वर्ष 1743 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष अवध के नवाब अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था। तो 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1801 ईस्वी। नेक्स्ट मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन हुआ था। तो आखिरी शक्तिशाली बादशाह हुआ था औरंगजेब, ए ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे। तो टोटल यहाँ पर याद रखेंगे 4 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध, तो 4 युद्ध लड़े गए थे इनके साथ। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान का खिलौना
शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है? तो आंसर डी होगा लंदन में। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1764 में हुई थी। आंसर सी होगा, उस समय बेंसी टाट बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। लिखा ही एक्सप्लेमेंट विथ सॉरो दैट ही वाज रूइंड। तो 86 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड एलास आई एम रूइंड। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है मिटिगेट का। ठीक है, तो मिटिगेट का यहाँ पर वर्सन इसका क्या हो जाएगा? एंटो रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 88 में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का सेंटेंस दिया गया है, द टीचर सेड द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन है, नो चेंज रहेगा इसका रिपोर्टेड स्पीच। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 89 और 90 मैथ का सवाल है। 89 का राइट आंसर सी होगा और 90 का आंसर 1500 होगा। क्वेश्चन 91 है, लिखा निम्न में से इनपुट डिवाइस के उदाहरण बताइए कौन है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस फ्रेंड्स आप सभी का स्कैनर होगा और कीबोर्ड होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 92, जहां पर कथन और कारण का सवाल है। कथन है कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है। तो बिल्कुल सही कथन लिखा गया है। कारण है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। ये भी सही है। तो आंसर ए होगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। 93, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों के दोनों कथन क्या लिखे गए हैं? सही लिखे गए हैं। इसलिए राइट जवाब इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन हो जाएगा। 94, लिखा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो 94 के लिए ऑप्शन सी करना होगा, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट 95, लिखा निम्न में से जैव निम्नीकरण के प्रदूषक पहचानिए कौन होंगे इसमें? तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी का बी ऑप्शन होगा, बी तथा डी यानी सब्जी के छिलके और कागज। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 96 फ्रेंड्स यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर आएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट 97 में है कि अभिक्रिया दिया गया है, कहा गया ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की पहचान करिए। तो इसमें ऑक्सीकृत होने वाला है फेरस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 98 है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया? तो 98 का आंसर डी होगा, फ्रांस के द्वारा। क्वेश्चन 99 है, लिखा है आरबीआई ने मई 2026 की मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा है, वर्तमान रेपो दर क्या है? तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.25%। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर, लिखा विश्व स्वास्थ्य संगठन 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप जारी किया है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। टीबी, मलेरिया, डेंगू या उष्णकटिबंधीय रोग, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एक आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका फ्रेंड्स बिहार पुलिस का टोटल सेट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और प्रतिदिन एक सेट आपका कंप्लीट होने वाला है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए।